हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट कशिश कपूर। आज है फ्राइडे 22 और आज मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अडानी के बारे में और आखिर क्यों वो फिर से न्यूज में है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों लो इनकम नेशंस में हेल्थ केयर स्पेंडिंग गिर रही है। अडानी ग्रुप इंडिया के सबसे बड़े और जाने माने कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है और ये एक बार फिर कंट्रोवर्सी में है। इस बार यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे इन पे सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि अडानी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडिंग मिस्टर गौतम अडानी ने ब्राइबरी, फ्रॉड और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस जैसे क्राइम्स किए हैं। अगर ये एलिगेशन सच साबित होते हैं तो ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हिला सकता है और इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशंस को काफी इंपैक्ट कर सकता है। अभी ये सिर्फ एलिगेशंस हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में काफी साल लग सकते हैं, लेकिन फिर भी ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो चलिए एक एक स्टेप में इसे समझते हैं। डीओजे ने अडानी एग्जीक्यूटिव्स पर 3 लीगल एलिगेशंस लगाई हैं। सबसे पहला ब्राइबरी एलिगेशंस। डीओजे के मुताबिक अडानी ने 2020 से 2024 के बीच $250 मिलियन से ज्यादा ब्राइब दिए सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए। ये प्रोजेक्ट्स सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI के अंडर टेंडर किए गए थे और ये अगले 20 सालों में $2 बिलियन तक के प्रॉफिट्स को प्रॉमिस करते थे। SECI एक PSU है जो इंडिया के नेशनल सोलर मिशन को इंप्लीमेंट करता है। दूसरा, मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स। अडानी ग्रीन ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल फंडिंग पे हेवीली रिलाई किया। कंपनी ने $3 बिलियन के लोन्स और बॉन्ड्स के थ्रू पैसे रेज किए। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्लेम किया कि वो स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, लेकिन डीओजे के मुताबिक ये सिर्फ एक फसाड था। अडानी एक तरफ अपने आप को एथिकल बता रहा था और दूसरी तरफ ब्राइबरी एक्टिविटीज छुपा रहा था। डीओजे का कहना है कि इस मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से इन्वेस्टर्स ने गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी में पैसा लगाया। और तीसरा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। जब यूएस अथॉरिटीज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो अडानी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने अलेजिडली इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की। डीओजे के मुताबिक उन्होंने रिकॉर्ड्स डिलीट किए, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी और की एविडेंस छुपाए। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई? इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में एक मैसिव सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है जो SECI के अंडर टेंडर हुआ था। ये इनिशियली 2 गीगावाट का प्लान था जो बाद में 12 गीगावाट तक एक्सपैंड किया गया। ये टेंडर अडानी ग्रीन और अज्योर पावर ग्लोबल को मिला, जिसमें अडानी को बड़ा शेयर मिला। टेंडर के टर्म्स के मुताबिक इन कंपनीज को बड़े सोलर फार्म्स बनाने और ऑपरेट करने थे। इसके बदले SECI उनसे पावर खरीदता और स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि डिस्कॉम्स को बेचता। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब डिस्कॉम्स ने SECI को प्रोजेक्ट्स के लिए डिसाइड किए गए रेट्स पर पेमेंट करने से मना कर दिया। SECI ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में डिले कर दिया और टेंडर के 90 दिन के अंदर एग्रीमेंट साइन होना था, जो 18 महीने बाद भी नहीं हुआ। डीओजे के मुताबिक अडानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब्स दिए अपने लिए और अज्योर के लिए, ताकि डिस्कॉम्स एग्रीमेंट साइन करें। ये ब्राइब्स प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यूड रखने के लिए दिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्योर पावर को अपने बिहाफ का $83 मिलियन का ब्राइब अडानी को देना था, लेकिन अज्योर ने पेमेंट से मना कर दिया। बाद में एक नॉन कैश ट्रांसफर का अरेंजमेंट किया गया जिसमें अज्योर ने अपने 2.3 गीगावाट के ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट का शेयर अडानी ग्रीन को दे दिया। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये एक इंडियन कंपनी और इंडियन ऑफिशियल के बीच का मामला है तो यूएस क्यों एक्शन ले रहा है? लेकिन अडानी एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ करप्शन का केस नहीं बल्कि सिक्योरिटीज फ्रॉड का है। अडानी ग्रीन ने यूएस इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से $2 बिलियन का लोन और $1 बिलियन बॉन्ड्स के थ्रू रेज किए थे। इस प्रोसेस में काफी डिस्क्लोजर्स और स्टेटमेंट्स देनी पड़ी थी और ड्यू डिलिजेंस के अंडर काम करना पड़ा था। डीओजे का कहना है कि अडानी ग्रीन ने इन्वेस्टर्स को गलत इंफॉर्मेशन दी और कहा कि वो करप्शन फ्री है, जबकि ऐसा नहीं था। फंडामेंटली डीओजे का कहना है कि अडानी ग्रीन ने जब पैसा रेज किया तब उन्होंने करप्शन के बारे में झूठ बोला। करप्शन के लिए डायरेक्टली स्यू नहीं कर सकते, इसलिए वो उन्हें फॉल्स स्टेटमेंट्स देने के लिए टारगेट कर रहे हैं। अब इस केस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो अडानी ग्रुप को करोड़ों के फाइन्स हो सकते हैं, उनका ग्लोबल फंडिंग का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो सकता है और उनकी रेपुटेशन पर काफी बुरा असर पड़ेगा।
गौतम अडानी के अगेंस्ट न्यूयॉर्क में ब्राइबरी के लिए अरेस्ट वारंट्स भी इशू हुए हैं। इसका मतलब है कि वो यूएस में लीगल प्रोसीडिंग्स फेस करेंगे जिसमें अरेस्ट, ट्रायल और सिवियर रेपरकशंस की पॉसिबिलिटी है। अडानी ग्रीन के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना और भी मुश्किल हो सकता है और उनकी क्रेडिबिलिटी काफी इंपैक्ट हो सकती है। ये स्क्रूटिनी सिर्फ अडानी तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी असर डालेगी और करप्शन के केसेस और स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा टेस्ट है। यूएस अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट इसे एक रीजनल इशू से ग्लोबल कंट्रोवर्सी बना रहा है। ये आउटकम सिर्फ अडानी के फ्यूचर के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टर ट्रस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर को भी शेप करेंगे, स्पेशली इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में। अब आते हैं अगली स्टोरी में। इस शो में हम अक्सर बिजनेस और फाइनेंस की बातें करते हैं, लेकिन आज हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हेल्थ। क्यों? क्योंकि एक पॉपुलेशन की हेल्थ इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। हेल्दी लोग कंसिस्टेंटली काम करते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जो बचपन से हेल्दी होते हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर होता है और बड़े होकर वो ज्यादा कमा पाते हैं, जो प्रोग्रेस ड्राइव करता है। फैमिलीज भी मेडिकल एक्सपेंसेस में बचत कर पाती हैं, जो पैसे फिर एजुकेशन, हाउसिंग या बिजनेस में इन्वेस्ट हो सकता है। नंबर्स भी ये प्रूव करते हैं। जब मलेरिया से अफेक्टेड कंट्रीज के केसेस 10% से गिरे तो उन कंट्रीज में 0.3% तक की इकोनॉमिक बूस्ट दिखाई गई। बचपन में सीवियर मैलन्यूट्रिशन खत्म करने से उन्हीं बच्चों की अडल्ट अर्निंग्स 20% से ज्यादा बढ़ती है। बेटर हेल्थ का मतलब सिर्फ हेल्दियर लोग नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज भी होता है। लेकिन जब हेल्थ केयर सिस्टम्स वीक होते हैं तो लोगों को जरूरत के वक्त केयर नहीं मिल पाती। इन केसेस में लोग डायरेक्टली अपनी पॉकेट से डॉक्टर विजिट्स, मेडिसिन और हॉस्पिटल स्टेज के लिए पे करते हैं। ना इंश्योरेंस होता है और ना ही गवर्नमेंट सपोर्ट। इसका रिजल्ट होता है कि फैमिलीज डेट या पॉवर्टी में चले जा सकती हैं। ये प्रॉब्लम अक्सर लो इनकम और लो मिडिल इनकम कंट्रीज में देखने को मिलती है, जहां ज्यादातर लोग हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में लगभग 50.6% हेल्थ केयर एक्सपेंसेस डायरेक्टली इंडिविजुअल्स पे करते हैं। कंपेयर करें तो यूएस में ये नंबर सिर्फ 9.9% है। कई ऐसे कंट्रीज इंटरनेशनल एड या ग्रांट्स पर भी डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये फंड्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अगले साल फंड्स मिलेंगे या नहीं, ये नहीं पता रहता। ऐसे कंडीशंस में एक सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्पेंडिंग यानी कि जीएचएस इन कंट्रीज के हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन होती है। ये सेफ्टी नेट इंश्योर करता है कि लोग मेडिकल केयर ले सकें और फाइनेंशियल रूइन से बचें। अगर ये स्पेंडिंग गिरती है तो कोई बैकअप प्लान नहीं होता। आज हम आपके साथ लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग का रीसेंट ट्रेंड शेयर करेंगे। इन कंट्रीज में लगभग 340 करोड़ लोग रहते हैं। इन ट्रेंड से पता चलता है कि नेशंस अपनी हेल्थ को कितना प्रायोरिटाइज करते हैं और इसका क्या इंपैक्ट होता है लोगों पर और उनकी इकोनॉमी पर। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग की। इसका मतलब है कि एक गवर्नमेंट एवरेज में हर इंसान की हेल्थ केयर के लिए कितना स्पेंड करती है। पैंडेमिक के टाइम हेल्थ स्पेंडिंग में सर्ज देखने को मिला था, जब गवर्नमेंट्स क्राइसिस को टैकल कर रही थी। लेकिन 2023 तक कई कंट्रीज में स्पेंडिंग सिग्निफिकेंटली गिर गई। लो इनकम कंट्रीज में ये सिर्फ $10 पर पर्सन के प्री पैंडेमिक लेवल पर आके रह गया और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में ये $57.6 पर पर्सन तक गिर गया। कॉन्टेक्स्ट के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के हिसाब से इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करने के लिए $80 पर पर्सन पर कैपिटा का मिनिमम स्पेंड जरूरी है। ग्रोथ रेट्स पर भी एक नजर डालें तो पैंडेमिक के टाइम पर कैपिटा गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग का ग्रोथ रेट लो इनकम कंट्रीज में लगभग 30% तक चला गया था और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में भी सिग्निफिकेंट स्पाइक हुआ। गवर्नमेंट्स अपनी हेल्थ सिस्टम को प्रायोरिटाइज कर रही थी। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक यानी कि 2022 और 2023 में हेल्थ स्पेंडिंग के ग्रोथ रेट्स ड्रास्टिकली गिर गए और लो इनकम कंट्रीज में तो नेगेटिव टेरिटरी तक पहुंच गए। कंपेयर करें तो जनरल गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर कैपिटा यानी कि जीजीई स्टेबल रहा, मतलब ओवरऑल स्पेंडिंग स्लो हुई, लेकिन हेल्थ केयर का शेयर और भी छोटा हो गया। इसका मतलब यह है कि हेल्थ केयर अब पहले जितनी प्रायोरिटी नहीं बन रही है। गवर्नमेंट्स ज्यादा स्पेंड कर रही हैं, लेकिन हेल्थ केयर का शेयर कम हो रहा है। यह दिखाता है कि फोकस पब्लिक हेल्थ सिस्टम से हट रहा है। गवर्नमेंट बजट्स का वो शेयर जो हेल्थ केयर के लिए एलोकेट होता है वो भी श्रिंक हो रहा है। लो इनकम कंट्रीज के लिए यह शेयर 2019 में 6.2% था, जो 2023 में सिर्फ 5.6% रह गया है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में डिक्लाइन छोटा है, लेकिन यह भी डाउन ट्रेंड ही है।
यानी हेल्थ केयर को गवर्नमेंट बजट्स में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही जितनी पहले मिलती थी। पर लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए हेल्थ केयर स्पेंडिंग प्रायोरिटाइज करना मुश्किल क्यों है? दो मेजर रीजंस हैं, चलिए इन्हें समझते हैं। पहला तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। कई कंट्रीज का टैक्स बेस लिमिटेड है, यानी पब्लिक सर्विसेज फंड करने के लिए रेवेन्यू कम कलेक्ट होता है। इस वजह से टफ बजट डिसीजंस और ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं। और दूसरा है राइजिंग डेट बर्डन। कई नेशंस हेविली इंडेटेड हैं और डेट सर्विस का कॉस्ट हेल्थ केयर और दूसरी क्रिटिकल सर्विसेज से ज्यादा प्रायोरिटी ले लेता है। पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट रेवेन्यू का फॉरेन डेट पेमेंट्स पर खर्चे का शेयर डबल हो गया है। लो इनकम कंट्रीज के लिए ये 6% से 14% तक बढ़ गया है और कुछ केसेस में तो 25% तक पहुंच गया है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के साथ बोरोइंग का कॉस्ट और प्रेशर डलता है। डेट सर्विसिंग हेल्थ केयर स्पेंडिंग को ओवरटेक कर रहा है। पर इन सब चेंजेस का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। सबसे पहला, हेल्थ सिस्टम स्ट्रगल कर रहे हैं। इम्यूनाइजेशन और डिजीज कंट्रोल जैसे इसेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब होते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स अंडर फंडेड हो जाते हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स अनपेड रह जाते हैं। आगे कुछ टफ चॉइसेस लेने पड़ सकते हैं। गवर्नमेंट को हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या डेट पेमेंट के बीच डिसाइड करना पड़ता है। हेल्थ केयर कम कर देना एक क्विक फिक्स लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह पब्लिक की हेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ को डैमेज कर सकता है। फॉरेन एड भी है जो काफी अनरिलायबल है। कई कंट्रीज जिस एड पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए ये फंड सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम बिल्ड करने के लिए काफी नहीं होते। और फाइनली, नो पब्लिक फंडिंग का मतलब नो सेफ्टी नेट। गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना फैमिली अपने पॉकेट से खर्च करती हैं, जो उन्हें पॉवर्टी की तरफ गिरा देती है। एक बार सिस्टम कोलैप्स हो जाए तो उसे रीबिल्ड करना और महंगा पड़ता है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये एक वेकअप कॉल है। गवर्नमेंट्स को अब हेल्थ केयर स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पब्लिक फंडिंग के बिना लाखों लोगों की हेल्थ और इन नेशंस की इकोनॉमी काफी रिस्क में आ सकती है। अब आते हैं कुछ टिडबिट्स पर। सबसे पहले, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ Q2 FY25 में स्लो होकर 6.5% तक आ गई है, जिसमें हेवी रेनफॉल, वीक एक्सपोर्ट्स और श्रिंकिंग कॉर्पोरेट मार्जिन्स का असर दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ने 7% ग्रोथ के साथ रेजिलियंस जरूर दिखाई, लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ 2% से बढ़ा। ये ब्रॉडर इकोनॉमिक प्रेशर्स को रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 2, एनटीपीसी एक 1.85 लाख करोड़ का ग्रीन हाइड्रोजन हब आंध्र प्रदेश में लॉन्च कर रहा है, जिसमें ग्लोबल फर्म्स के साथ पार्टनरशिप की जा रही है इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके ये इनिशिएटिव्स स्टील और एल्यूमिनियम जैसे इंडस्ट्रीज को टारगेट करता है और इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का लीडर बनाने का एम रखता है। नंबर 3, इंपोर्ट्स में 51% का सर्ज होने के बाद स्टील प्राइसेस एक 4-ईयर लो पर आ गए हैं, जबकि डोमेस्टिक कंजम्पशन में 12% की राइज देखने को मिली है। रेवेन्यू कम होने की वजह से टाटा स्टील और सेल जैसे की प्लेयर्स के मार्जिन स्क्वीज हो गए हैं, लेकिन Q4 में रिकवरी की उम्मीद है, जो रीस्टॉकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड पर डिपेंड करेगी। नंबर 4, एडवेंट इंटरनेशनल वीआईपी इंडस्ट्रीज का 51.74% स्टेक 3,379 करोड़ में एक्वायर करने का प्लान कर रहा है। स्टॉक में 25.7% डिक्लाइन के बाद ये डील वीआईपी की स्ट्रैटेजी को रीशेप कर सकती है, जबकि वो D2C ब्रांड्स और सैमसंगाइट जैसे ग्लोबल प्लेयर्स के कंपटीशन का सामना कर रहा है। यह थी आज की कहानियां। मैं हूं कशिश कपूर और ये था द डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।